नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं जिनके बड़े परिचय हैं। इनके बारे में क्या कहूं, कहने के लिए बहुत सारे शब्द कम पड़ेंगे क्योंकि इनकी सोच जितनी क्रांतिकारी है और उस क्रांतिकारी सोच को बड़े ही क्रांतिकारी तरीके से इन्होंने शब्दों में पिरो करके एक किताब लिखी है जिसका नाम है द हिंदी मीडियम टाइप्स। और आप समझ लीजिए उसको हिंदी में इन्होंने रूपांतरित किया है और उसका नाम लिखा है वो हिंदी मीडियम वाला। और इनका परिचय आपको और बता दूं, ये आईआईटीएन है। 82 में इन्होंने आईआईटी किया था और आईआईटी करने के बाद ये अमेरिका भी गए। वहाँ से इन्होंने एमबीए भी किया, 40 देश घूमे और उसके बाद वापस इंडिया लौट आए। क्योंकि अलग अलग देशों में जाने के बाद इनके अंदर भारतीयता और भी बाहर आने लगी और भी जगने लगी और इन्हें ऐसा लगा कि हमें अपने देश लौटना चाहिए। एक गांव से पढ़ाई करने वाले और उसके बाद फिर आईआईटी पहुंच करके और इन्होंने हिंदी मीडियम को लेकर के जो कुछ झेला, सोचा, समझा, परखा और उसके बाद लंबे अनुभव के बाद, क्योंकि इन्होंने अलग अलग देशों में काम किया और फिर बेंगलोर लौट आए और उन्होंने एक किताब लिखी द हिंदी मीडियम टाइप्स और उसमें इनकी जो फीलिंग है उसको बखूबी इन्होंने दर्शाया। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि दरअसल ये अब रहते ज़रूर हैं बैंगलोर में। और मैंने जब इनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि मैं रहने वाला ओरिजिनली बिहार का हूँ, सीतामढ़ी के शिवहर का हूँ, लेकिन औरों की तरह मैं भी पलायन कर गया हूँ, मतलब मैं भी बैंगलोर चला गया हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका भी है इनसे बात करने का। और इनका नाम मैं बता दूं, अमिताभ सत्यम जी हैं। आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 के इस खास खास पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद पंकज जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। जी हाँ, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपकी किताब मैंने पढ़ रखी है और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में यही बातें होती हैं, पर उसको आपने शब्दों में लिख दिया। और किसी की भावना को शब्दों में लिख देना ये बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी कामयाबी किसी किताब, फिल्म और या आप कह लीजिए सीरियल्स की यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करे। मैं आपकी किताब पढ़ा और मुझे लगा कि मैं भी बहुत कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये किताब लिखी है वो हिंदी मीडियम वाला, और अंग्रेजी में है वो मैं दिखाना चाहूँगा द हिंदी मीडियम टाइप्स। और इस किताब की खासियत क्या है ये भी मैं बताना चाहूँगा और इनसे भी जानना चाहूँगा कि दरअसल ये सब लिखने के पीछे इनकी सोच क्या है। मैंने आपको इनका परिचय दिया, इनके एजुकेशन के बारे में बताया, अमेरिका रहे हैं, 40 देश में रहे हैं, आईआईटीएन है। तो आईआईटीएंस के बारे में कहा ही जाता है दे आर बॉर्न जीनियस, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन ये हिंदी में, अंग्रेजी में किताब लिख रहे हैं और उस इशू को टच कर रहे हैं जिस इशू से, जिस मुद्दे से बहुत लोग कनेक्ट तो करते हैं लेकिन फिर भी उससे कोसों दूर भाग जा रहे हैं। तो बड़ी ही गंभीरता के साथ उस मुद्दे को इन्होंने टच करने का प्रयास किया है, गंभीरता से उसमें जाने का प्रयास किया है। और 2010 में इनका विचार आया कि ये किताब लिखी जाए। बहुत कुछ इन्होंने लिख भी लिया, अब ये किताब बाहर आई है। मेरा सौभाग्य है मैं इस किताब को पढ़ा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया इस किताब को पढ़ने के बाद। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि आप आईआईटीएन रहे, आपने अलग अलग देशों में काम किया, अमेरिका में भी पढ़ाई की, फिर आपके दिमाग में ये क्यों आया कि द हिंदी मीडियम टाइप्स किताब लिखी जाए? हिंदी मीडियम टाइप्स तो एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है दिल्ली वगैरह में। आप भी तो दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, रहते भी हैं, तो यहाँ पे जो स्कूल सिस्टम हो या कॉलेज का सिस्टम हो, वहाँ पे होता ही है कि भाई वो तो हिंदी मीडियम टाइप है, या फिर वो तो मतलब बालिका विद्यालय टाइप है। ऐसा करके लोगों को नीची नज़रों से बोलने के लिए, ये कुछ सम्मानजनक नहीं है, ये देखा जाता है और बोला जाता है। तो ये भावना तो सब में है और मेरी ही भावना नहीं है। अभी आप कहीं भी जाएंगे तो अधिकतर लोग या तो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। स्वतंत्रता के समय में शायद 1000 में एक व्यक्ति था वो इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश बढ़िया बोल सकता था। अभी 10% लोग जा चुके हैं उधर, बढ़ता जा रहा है। तो वो तो भावना है ही हमारे यहाँ देश में कि वो उस
प्रकार का व्यक्ति है, मतलब उसमें सोफिस्टिकेशन नहीं है, खाने का तरीका नहीं है, पढ़ने का तरीका नहीं है, पहनने का तरीका नहीं है, वो हिंदी मीडियम टाइप है, गंवार है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस बात को दिखाने के लिए कि तुम तुच्छ हो या तुम नीचे हो। और जो लोग दूसरी तरफ जा चुके हैं, अंग्रेज़ी से पढ़ाई कर ली, अंग्रेजियत में डूब गए, अंग्रेज़ी समाज की तरफ में जुड़ गए, तो उनको लगता है कि वो उन्होंने अपना बड़ा प्रभुत्व प्राप्त कर लिया और वो बड़े हो गए बाकी लोगों से। तो ये तो दिखता ही है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा नहीं, ये। पर ये आपको ज्यादा कहाँ दिखा? क्या आप विदेश में ऐसा महसूस किए या अपने ही देश में ज्यादा महसूस कर? ये तो अपने देश में ही महसूस किया। भारत से बाहर जाने के बाद में एक तो उम्र बढ़ती रहती है, तो हर चीज़ को सोचने समझने परखने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो वो तो बढ़ती रही, लेकिन जो अधिकतर अनुभव मेरे हैं वो भारत के ही हैं और बचपन के ही हैं, क्योंकि मेरा परिवेश बदलता रहा और हर एक परिवेश में जाने के बाद में संघर्ष था। और संघर्ष सिर्फ इसलिए था क्योंकि अपने ही देश में अपनी ही भाषा बोल करके अपनी भाषा में पढ़ाई करने की नहीं कर पाने का संघर्ष था कि नहीं कर सकते। तो गांव में से अगर कोई रह रहा है, उसको अगर पढ़ाई करनी है, हम लोग उच्च शिक्षा का नाम दे करके कहते कि तुम बाहर चला गया पढ़ने, तो छोटे गांव के लोग बाहर का मतलब होता है जिला में चला गया, और किसी राज्य में अगर छोटा शहर से पटना या लखनऊ चला गया, फिर पूरा भारत के लेवल पे दिल्ली आ गया, और पूरे और आगे देखे तो अमेरिका चला गया। यही उच्च शिक्षा का मतलब होता है कि आप अपने जगह को छोड़ते चले जाइए। अब जब कोई छोड़ता है तो उसको समझ में आता है। भारत के बाहर जाने के बाद में तो कुछ हमको सारा कॉम्प्लेक्स ख़त्म, क्योंकि वो तो हम विदेशी वहाँ पे ऐसे भी हैं, हम हों या दूसरे वाले हों, सब एक जैसे हैं, तो उनकी नज़र में तो हम एक जैसे थे, इसलिए उन्होंने कभी मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे मुझे बुरा लगे। और हम भाषा नहीं जानते हैं उनकी, तो ऐसा तो जानने की बात है कि हम भाषा नहीं जानेंगे उनकी। भारत में लेकिन ये ऐसा नहीं था। भारत में जैसे कि अगर हम गांव के स्कूल से शहर में आए, तो शहर में मतलब पटना में पहले आया 2 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, तो वहाँ पे ऐसा दिखता था कि ये मतलब जगह जगह के लोग हैं, सेंट जेवियर्स वाले लोग हैं, सेंट माइकल, सेंट स्टीफेंस, ऐसे ऐसे स्कूलों के लोग हैं, और हमारे गांव के लोगों का एक अलग ही जन था। सबका व्यवहार अलग है। टॉप हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इज्जत उनको ज़्यादा मिल रही है क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल सकते थे। हमें इतना संघर्ष होता है स्कूलों में, कॉलेजों में, हमने उसमें लिखा भी है कि अगर हम अपने आईटी की बात बता रहे हैं और पहले की भी, कि अगर हमें कुछ पूछना है टीचर से कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं, फिर एक अंग्रेज़ी में वाक्य गढ़ते हैं, वो पूछेंगे उनसे वाक्य गढ़ने के बाद कि भाई हमें ये आप मतलब जो भी होगा एक वाक्य होगा, लंबा हो या छोटा हो। अगर प्रोफेसर ने कुछ बोल दिया तो हम फट से मान के चुप हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमें फिर भी समझ में नहीं आया, फिर एक अलग कुछ प्रश्न आ गया, तो हम नहीं पूछ सकते फट से, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है कि अब हम इनका जवाब कैसे दें। तो हम लिखने का तो टाइम नहीं मिल रहा है उस समय में, तो हाँ थैंक यू करके हम लोग बैठ जाते थे, क्योंकि उसके ऊपर हम पूछने की क्षमता ने मेरा नहीं, काफ़ी सारे लोगों का था। और आपने कहा नेतरहाट की बहुत सारे लोग थे हमारे यहाँ पे, हम सब एक जैसे थे। क्योंकि अगर नहीं, आपने अपनी किताब में लिखी भी है कि आईआईटी जब आप गए तो वहां पर सेक्शन ए था, और सेक्शन ए में ज्यादातर हिंदी मीडियम के लोग थे, और सेक्शन बी में इंग्लिश मीडियम के लोग थे। तो टीचर्स तो प्रोफेसर्स तो एक ही होंगे जो पढ़ाने आते होंगे ए में या बी में। तो उसमें आपको दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि आप इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते थे, और आपको पूछने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, मतलब हमारे जैसे और भी थे, मतलब मेरे पास से 50-60% हमारे लोग ऐसे ही थे जिनको ये दिक्कत होती थी। तो ये मेरा व्यक्तिगत कोई संघर्ष नहीं है जिसके ऊपर ये पुस्तक है, ये मेरे जैसे लाखों करोड़ लोग हैं जिनका ये संघर्ष रहा है और अभी भी हो रहा है। हमारे तो गांव का मेरे एक चचेरे भाई थे, उनको पढ़ने को बाहर भेजा गया, वो लौट के आगे बोले कि ये तो सब तो अंग्रेजी बोला ले, मतलब कि उनको ही से मतलब हमको नहीं, आई कैन नॉट डील विद इट, मतलब हम नहीं कर पाते, हम नहीं सकेंगे। वो वापस आ गया कि हम नहीं कर पाएंगे अंग्रेज़ी में पढ़ाई, क्योंकि समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जो संघर्ष था कि सेक्शन ए और बी की जो बात है, वो तो ऐसे ही वो एक एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता था हम लोगों को, अंग्रेज़ी का होता था हम लोगों को, ताकि अंग्रेज़ी हमारी बढ़ जाए, इसके लिए सेक्शन ए डाल दिया।
और उनको जो बी डाल दिया। और भी मैंने बातें लिखी हैं कि नहीं, पर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। बोलिए। इसके पक्ष में कहा जाता है कि बहुत सारी किताबें, जो अच्छी किताबें हैं, वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, इसलिए अंग्रेजी सीखना जरूरी हो जाता है। क्या आपको ये वजह नहीं लगता? दरअसल आपकी किताब को देख करके तो ये लगता है कि कोई भी लैंग्वेज सीखना गलत बात नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन हिंदी बोलना, हिंदी में बात करना, हिंदी पहनावा रखना, अपनी सभ्यता को बरकरार रखना, उसमें हीनता की भावना दिखाई पड़ती थी। इसका दर्द इस किताब में आपको नजर आता है। और बड़ा अच्छा आपने प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम भारत के काले लोग गोरेपन की खोज में, और ये है मेरी कहानी और आपकी भी इस पुस्तक का विषय। तो ये जो हम भारत के काले लोग गोरेपन की खोज में, ये जब मैं पढ़ा 15 से 23 पेज में जो आपने इसको डिस्क्राइब किया है, ये इतना खूबसूरत है, जिसमें आपने बहुत कुछ बताया है कि ट्रेन से लेकर के हाँ, और तमाम चीज़ों की जो चर्चा की है कि आप ट्रेन में चलते हैं और ट्रेन में चलते समय आप धोती पहने हुए होते हैं 3-4 लोगों के बीच में, तो कुछ लोग हाँ, शर्ट हाँ। पैंट पहन करके आ जाते हैं और आपको कहते हैं चलो उधर जाके बैठो, नीचे बैठो, क्योंकि आप धोती पहने हुए थे, इसलिए इस तरह की भावना आपके प्रति उन लोगों ने जताई। हाँ, एक बात आपने और भी लिखी है कि एक बुक स्टॉल पर आप चले गए। मुझे हाँ, हाँ। लगता है बड़े क्रांतिकारी स्वभाव के शुरू से ही रहे हैं कि आप एक बुक स्टॉल पर धोती पहनकर चले गए जब आप पढ़ते होंगे, और उस समय आईआईटी में पढ़ करके अगर आप धोती पहन के जा रहे हैं किसी बुक स्टॉल पे, और वो बुक स्टॉल वाला आपको कहता है खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ। इससे पहले आप शर्ट पैंट में जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, घंटों आप किताबें देखते थे, फिर चूज करते थे, सेलेक्ट करते थे, फिर ले आते थे। तो ये कहानी जरा बताइए कि ये फीलिंग कहाँ से शुरू हुई आपकी? नहीं, जब शहर में आते हैं, जैसे ही ये फीलिंग सबको आने लगती है कि भाई हम तुच्छ हैं या कम हैं, या पीछे हैं, और ये तो दिखता रहता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि धोती पहनना मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह था। हम प्रयोग करते थे कि देखें तो कैसा विचार व्यवहार बदलता है लोगों का। और ऐसा नहीं था कि हमको, मतलब हम तो धोती कभी बचपन से लेकर, क्योंकि आजकल कोई पहनता भी नहीं है, मेरे समय में भी कोई बच्चे धोती पहनते नहीं थे। बड़े होने पे पहनते थे, लेकिन हम तो उसमें 13-14 साल के थे, तो उस समय में तो धोती का कोई प्रचलन नहीं था बच्चों में भी। और कॉलेज में आके पढ़ने पर तो ऐसे भी कोई नहीं पहनता था। लेकिन हमको एक प्रयोग करने की इच्छा होती थी कि समझने के लिए कि लोगों की मानसिकता क्या है। और ये मुझे अभी आश्चर्य लगता है सोच करके कि 15-14-16 की उम्र में हम इतना प्रयोग क्यों करते थे। तो यही है, समझने के लिए लोगों की धारणा, मानसिकताएं, क्योंकि वो समाज बदल रहा था ऐसे भी। उस समय से अधिकतर लोग हमारे जैसे हुआ करते थे, और बहुत कम लोग ऐसे थे। वो मतलब एक भावना तो डाली जाती है ना। अब आप ही देख लीजिए, अगर हम धोती पहन के बैठे हैं और 4-5 लोग के बीच में 2 लोग पढ़ते हैं, पैंट पहन के आते हैं, और कहते हैं चलो तो उठो उठो वहाँ जाके बैठ जाओ, अधिकार पूर्वक कह रहे हैं वो, ये बिना आई एम सॉरी करके भी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तब जाओ वहाँ बैठो। इतना अधिकार से मुझे नीचे बैठने को बोल देना, क्योंकि हम धोती पहने इसलिए ही, ऐसा तो चेहरे में तो कुछ दिखता नहीं है। और यही कारण था उनमें कि उनमें वो अंग्रेजी वाली दबाव था उनमें, क्योंकि वो पैंट शर्ट पहने थे, आपस में अंग्रेजी बोल रहे थे। उनको लगता था कि हम शोषक हैं और और ये लोग शासित हैं और शोषित हैं, इनको नीचे बैठना चाहिए। वो कैसे खड़े रहेंगे, वो तो नीचे नहीं बैठेंगे। मुझे नीचे बिठा दिया। तो वो पहली बार, और या शुरुआत में ही मुझे समझ में आ चुका था कि पैंट वाले अपना औकात दिखाते रहते हैं, ताकत दिखाते रहते हैं धोती वालों पे। ये तो अभी जानने की बात है क्यों दिखा सकते थे, लेकिन दिखाते थे। और मेरी उतनी कम उम्र में ही समझ में आ चुका था कि ये पैंट वाले धोती पे शासन करते हैं। नहीं, पर आपने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, क्योंकि कोई भी बातें अगर दिल से लिखा जाए, हृदय से लिखा जाए, तो उसको पढ़ने के बाद एक अलग तरह की अनुभूति होती है। और इसीलिए मैं आपसे कई तरह का सवाल करूंगा, क्योंकि आपने वो ट्रेन वाली घटना जो है, जिसमें आप धोती पहने हुए होते हैं, और जैसे ही आप एक बड़े ही अच्छे घर की लड़की को आप देखते हैं, आपने जो अपना यूथ का जिक्र किया है, और उस समय फिर आप एक अंग्रेजी किताब निकाल लेते हैं ताकि आप उसको इम्प्रेस कर सकें, तो वो क्या फीलिंग थी जो बाहर आई और आपको लगा कि जब तक ये धोती पहने हुए जो आपके अंदर हीन भावना थी, और उसको कंपनसेट करने के लिए आपने अंग्रेजी की किताब निकाल ली, क्योंकि एक अच्छी खूबसूरत लड़की बैठी थी, उसको इम्प्रेस करना था कि आप गंवार
नहीं है। हाँ ये भावना क्या था जो आपने इस किताब में डिस्क्राइब किया है, वो बस बताइए। आपने पूरी कहानी बता दी। ऐसा ही था, ट्रेन में जा रहे थे, धोती पहन के 3-4 बार ट्रेन में हमने ट्रैवल किया इसी बात को लेकर के। एक बार ऐसा हुआ कि सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की थी और हम भी 16-15 के रहे होंगे, वो भी लड़की मेरे से 1-2 आसपास की रही होगी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो लड़की। और हमने सोचा कि अब तो हम धोती पहने हुए हैं, अब तो मेरे से बात नहीं करेगी वो, क्योंकि वो तो धनाढ़ परिवार की लग रही थी। तो उसके लिए वही था कि जो संघर्ष अपने मन में अंदर में एक वो रहता है कि भाई कैसे उसको हम ऊपर नीचे से ऊपर आ जाएं। तो मेरे पास एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की किताब थी, जो वैसे कभी कभी देखा करते थे, पढ़ा करते थे। तो वो हमने निकाल ली और उसको तरफ दिखा रहे हैं कि भाई देख लो कि हमें अंग्रेज़ी आती है। लेकिन ये हमको इसलिए यही नहीं याद रहा कि हम उसको इम्प्रेस कर पाए, हम इसलिए ये कहानी याद रहती है कि उस लड़की बहुत ही अच्छी थी वो, और मेरे अंग्रेज़ी किताब से या धोती पे वो कभी नहीं, वो बहुत ही अच्छी थी। और अभी तक मेरे में आता है कि अरे वो कहाँ थी, कौन थी, कैसे थी, क्योंकि उसको मेरे पहनावे पे नहीं गई वो, और ना ही मेरे किताब पे गई, वो नॉर्मल बात करती रही थी वो। तो ऐसे लोग भी होते हैं, इसलिए वो याद रह गया आज तक कि ऐसा भी हमने किया था। कि उस समय में मुझे लगता था कि हम तो धोती पहने हैं, तब तो हमें तो नीचे बन के ही बैठना रहना पड़ेगा, और इसलिए ऊपर उठने का प्रयास था वो। तो ये मानसिकता कि हम अंग्रेज़ी दिखा के ऊपर उठ जाएं, ये मानसिकता थी तब भी, और सब लोगों में होती है अभी भी। नहीं, पर मैं एक चीज और देख रहा हूं कि आपने एक चैप्टर लिखा है, भारत में नौकरी, तीसरा खंड। और इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपने जो डिस्क्राइब किया है, उसमें आपने ये बताया है कि भारतीय परिधान पहन करके प्रोफेशनल वाली फीलिंग नहीं आती। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहते हैं कि धोती कुर्ता पहन करके आप जाइए तो प्रोफेशनलिज्म नहीं आता है, ऐसा माना जाता है ऑफिसेज में? अगर आप चप्पल पहन के जाइए, सैंडल पहन के जाइए, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है, ये माना जाता है। ये किस तरह की सोच है, आप ये कहना चाहते हैं? वही कहना चाहते हैं हम। अभी अब आपने ऑफिस में देखा होगा, कोई भारतीय परिधान नहीं है। एक दिन मनाया जाता है, उसको बोलते हैं एथनिक डे, जिसमें आप भारतीय कपड़े पहन के जा सकते हैं। आप मतलब भारत में भारतीय कपड़े पहनने का स्पेशल दिन बनाया गया है। अपमानजनक है, लेकिन है ऐसा, और हम कभी किसको चैलेंज भी नहीं करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, हम रोज़ क्यों नहीं पहने, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो ये भी लिखा हुआ है कि ना तो कंप्यूटर ना प्रकृति, दोनों में से कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता। तो हम अगर इतने बड़े बेंगलोर में रह कर के लाखों लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कीजिए। लेकिन आप अगर धोती में पहन के करेंगे या फिर दूसरे वस्त्र धारण करके पहनेंगे, तो आपकी प्रोग्रामिंग कम तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने जॉब की परिभाषा को वही माना कि जो जो अंग्रेज़ छोड़ के गए, क्योंकि जब भारत में लोग कहते हैं ना कि हम लोग नौकरी नहीं दी जाती और नौकरी नहीं करते, क्योंकि नौकरी होती नहीं थी। हम लोग सब लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, खेती में काम करते थे, उसके अलावा कोई नौकरी होती नहीं थी। कोई नौकर बन गया कहीं पे, किसी घर में कोई खाना बना रहा है, कोई दुकान खोल लिया, लेकिन मतलब उतने ऐसे प्रोफेशनल काम होते ही नहीं थे। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जॉब्स देने शुरू की इंडियन लोगों को। तो जो लोग जॉब में गए, तो भारतीय परिधान, भारतीय खाना, भारतीय ये सब कुछ छोड़ करके अंग्रेज़ों की तरह बनने की कोशिश की उन्होंने, कि भाई हम आपकी तरह दिखें। तो फिर चापलूसी थी, लेकिन वो जॉब के लिए करना है, और वो करते करते वो कल्चर बन गया कि भाई अगर कोई प्रोफेशनल काम करना है, कोई बड़े अच्छी कंपनी में काम करना है, तो अंग्रेज़ की तरह दिखना है। ये बात हर जगह नहीं है। आपने कहा कि हम बहुत सारे देशों में गए हैं, वो देशों में जाने से मुझे सिर्फ हमारा हाइपोथेसिस कंफर्म हुआ कि दूसरे देशों में ऐसी दुर्भावना नहीं है अपने ही लोगों के प्रति, कि भाई हम किसी अनजान देश, छोटे से देश की नकल करके हम ऊंचे माने जाएं। कोई नहीं करता। कुछ देशों का नाम बताइए जहां पे आपकी ये भावना और मजबूत हुई कि हिंदुस्तान में अपनी ही संस्कृति को कैसे पीछे छोड़ा जाता है, अपने ही परिधान को कैसे हे दृष्टि से देखा जाता है, अपने ही वेशभूषा को कैसे बैकवर्ड, गंवार कहा जाता है। आप ऐसे कौन से देश में गए जिसके बाद आपको ये लगा कि जो आप सोचते थे वो सही है, और इसलिए आपने इस किताब के जरिए लोगों को एक मैसेज देने का काम किया? नहीं, विदेश जाने से ये तो किसी भी देश में जाना है, ये एक्चुअली 40 की बात भी नहीं है। आप किसी भी अनजान ना कहीं भी चले जाए किसी भी देश में, भारत जैसी स्थिति कहीं नहीं है, क्योंकि हम अभी द्वंद में हैं।
हम लोग बदल नहीं पाए, हम लोग को अंग्रेज़ों ने हम लोग को बदल नहीं दिया। मेरे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, जो अभी भी कह रहे हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम अपनी भाषा बोलेंगे, हम अंगिका बज्जिका बोलेंगे, और आप अपनी भाषा बोलिए और हम आप पे दबाव नहीं मानेंगे। अभी तो कह रहे हैं ये, इसमें जो लिखा हुआ है, वो ये जो नीचे लिखा हुआ है, मूल भारतीयों का विद्रोह और उभरता राष्ट्रवाद, हम लोग विद्रोह कर रहे हैं कि हमको नहीं दबाव मानेंगे तुम्हारा हम। आप देखिए जर्मनी में भी जाएं, फ्रांस में जाएं, इन सब देशों में बहुत सारे लोग गए हैं, हम भी गए हैं, कहीं पे हम बात नहीं कर सकते किसी से अंग्रेज़ी बोल करके, कहीं कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता मेरे से, हम तो रट के जाते हैं 2-4 लाइन ताकि उनसे बोल सके। वो तो एक जगह तो हम स्विट्ज़रलैंड में हम बस बोले तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, बस हमने कि बस नंबर तो लिख, तो वो उनको, क्योंकि वो लोग बूस बोलते हैं, तो मतलब छोटी सी बातें हैं ये। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेज़ी का और अंग्रेज़ी का जो दबाव है वो सिर्फ 3-4 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और शायद नाइजीरिया, कीनिया वगैरह में है। बस ये 3 ही मुख्य जगह है जहाँ पे, और लंका में भी बहुत कम है एक्चुअली। लंका भी हम गए हुए हैं, तो लंका में तो क्या करें, तो लोग आराम से रहते हैं, कितने भी बड़े पद का हो, कितनी भी नीचे पद का हो, ये भाषा चल रही है। हमको तो बांग्लादेश में भी ऐसा लगा कि बांग्लादेश में भी हम जब मीटिंग करने गए वहाँ के कुछ बड़े लोगों से, टेलीकॉम की बड़ी कंपनी है रोबी करके, उसमें गए थे, तो सब लोग बांग्ला ही बोल रहे हैं वहाँ पे तो ये नहीं था कि भाई हम अंग्रेज़ी बोल कर अंग्रेज़ी है वही भावना, क्योंकि हमारे इससे मिले जुले हैं। पाकिस्तान का भी गए नहीं, लेकिन वहाँ का पता नहीं। भारत में तो ये निश्चित रूप से है कि हम जैसे जैसे करके हमारा बिजनेस बनता गया, अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। तो हमने कहीं लिखा भी है कि जैसे जैसे हम धनी होते जाते हैं। नहीं, आपने बड़ा अच्छा कोट किया, मैं पढ़ रहा था इस किताब को, और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कपिल देव वर्ल्ड कप जीते और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ने लगा, और फिर वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उसके बाद इन्होंने लिखा है अनिल अग्रवाल, जो कि बिहार के हैं, बड़े पूंजीपति हैं, वो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलते, और बोलते भी हैं तो टूटी फूटी बोलते हैं, पर उनको अपने रूट से जुड़े होने का एक तरह से कह लीजिए तो प्राइड है कि भाई मैं नहीं बोलता हूँ तो नहीं बोलता हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है। तो इन सारे पूंजीपतियों का आपने नाम लिया है, और आपने ये चर्चा की है कि ये बड़े तो हुए लेकिन अपने देशी अंदाज से बहुत दूर नहीं गए, और इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि एक बात तो हाँ, एक बात तो वो है, लेकिन मेरी जो बात एक अलग भी है जो हम कहना चाह रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी हैं, वेदांत ग्रुप के हैं और बहुत बड़े हैं, वो सभी जानते हैं उनको, जो बिज़नेस में हो तो जानते ही हैं। उनके बारे में अगर कुछ लिखना हो अगर, तो ये नहीं लिखें कि वेदांत ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने ऐसा कहा, ये किया, वो किया, बात ख़त्म। ये ज़रूर ही शुरुआत में कहेंगे अनिल अग्रवाल वो हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलने में अभी भी दिक्कत होती है, वहाँ से शुरुआत होगी अनिल अग्रवाल का इंट्रोडक्शन। बस अनिल अग्रवाल जी के इंट्रोडक्शन में अंग्रेज़ी नहीं बोलने की इच्छा रखना, अब तो बोलते होंगे, इतने साल हो गए, हम सब बोलने लगते हैं तो वो भी बोलते होंगे, लेकिन लेकिन उनका जो इंट्रोडक्शन है, इज़ अ बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हु स्टिल कैनॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा करके शुरू होता है उनका इंट्रोडक्शन, आप कहीं भी देखिए। और लक्ष्मी मित्तल की जो हमने बात करी, वो एक समय में भारत के सबसे धनी थे, अभी भी सबसे 10 में से आ जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोहा के इंग्लैंड में रहते हैं, और लेकिन उनके बारे में ये पहले लिखा जाएगा, द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हु स्टिल होल्ड्स एन अमेरिका इंडियन पासपोर्ट। इस बात को बार बार हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन आप पढ़ के देख लीजिए, आप कहीं यूट्यूब में सर्च करेंगे, यूट्यूब या मतलब गूगल में सर्च करेंगे, तो आप देखें कि जब उनके बारे में बात होगी तो ये बात कहीं ना कहीं पे वो जर्नलिस्ट हाईलाइट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो जर्नलिस्ट की अपनी सोच है, अपनी एक कुंठा है कि भाई हम इतना बड़ा आदमी हो के इंग्लैंड में रहता है 40 साल से, और इंग्लैंड में सबसे महंगा घर हुआ है, सच में सबसे महंगा घर लक्ष्मी मित्तल का ही है पूरे इंग्लैंड में, इतना बड़ा और लंदन के बीच में, फिर भी ये भारतीय सिटीजन रखे हुआ है, क्यों? तो ये हमसे, मेरी भी दिक्कत थी ये शुरू में, जब हम भारत लौट रहे थे और नौकरी खोज रहे थे, तो उस समय में तो भाई अमेरिका रिटर्न का थोड़ा तो अभी की तुलना में ज़्यादा इज्जत था ही, तो हम जाते थे नौकरी खोजने, तो लोग वैसे कि अच्छा आए बैठिए, बातचीत शुरू हुई, वाई आर यू रिटर्निंग टू दिस कंट्री, आई मीन व्हाट मेक्स यू कम बैक टू इंडिया। मतलब ये क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे पूछते थे जैसे वो क्लियर करो तब हम आगे बात करें कि तुम कितना गुण है, तुम में कितनी योग्यता है। हम बोले कि हम अपने घर लौट रहे हैं तो हमको क्यों जस्टिफाई करना पड़ रहा है? जो लोग नहीं लौट रहे हैं, अनजान देशों में चले गए, वो रह रहे, उनसे पूछो कि तुम कहीं जाके क्यों रह लेते हो। हम अगर गए थे खाना खाने के लिए होटल में, घर शाम को आ गए, तो हमसे क्यों पूछते हो कि भाई हम क्यों लौट के आ रहे हैं? लेकिन
ये हर जगह यही पूछा जाएगा। तो ये सबको ऐसा लगता है कि एक बार विदेशी टच आप में लग गया तो आप तो भारतीयता को भूलेंगे ही, क्योंकि भाई भारतीय से निकलने का, और जो एनआरआई वाले चैप्टर की आपने बात की उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, जो सब सही कहानियाँ हैं। उनमें यही है कि भारत से निकल सकने की जो सफलता की कहानी है उनकी, वो जीवन भर वो बोली जाएगी। अरे हम क्या बताएं, हम तो ऐसा करने गए थे और 12 साल तक हम लगे रहे, तब जा कर के हमें ग्रीन कार्ड मिला है, और पूरी कहानी लंबी कहानी हो जाती है उनकी, और उनको ऐसे दिखाया जाता है कि भाई अब हम देखो ऐसे ऐसे हो गए। हमें बहुत दुख होता है ऐसे लोगों, ऐसी मानसिकता के ऊपर में, लेकिन 70-80% ऐसे ही लोग हैं जो कि अभी उनको लगता है कि नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा एक पूरा चैप्टर 5 लिखा है, लार्ज होम्स लॉस्ट आइडेंटिटी द हाँ एनआरआईज। हाँ ये आपने लिखा है कि हाँ कैसे घर तो बड़ा हो गया लेकिन अपनी पहचान को ही मोहताज हैं हाँ जो हाँ। एनआरआईज हैं। इसमें आपने क्या डिस्क्राइब किया है? यही कि अभी देश छोड़ के गए, यहाँ पे थे तो अपना पूरा परिवार, अपना समाज, अपनी भाषा, अपना खान पान, सब कुछ। अब आपको कल्पना कीजिए, आप इंग्लैंड नहीं जा कर के, अमेरिका नहीं जा कर के आप चले गए नाइजीरिया में, या आप चले गए किनिया में, या फिर ऐसे देश का साउथ अमेरिका में समझ लीजिए, आप वहाँ चले गए, ब्राज़ील अर्जेंटीना में ही समझ लीजिए, आपको कैसा लगेगा? नई भाषा, नए लोग, नया खान पान, नए तरीके, आप तो आप महसूस नहीं कीजिएगा कंफर्टेबल। अब अलग बात है कि हम तो उसको बोलते हैं कि वाइट क्रिश्चियन इंग्लिश स्पीकिंग फॉरेन कंट्री से हम लोग को ज़्यादा लगाव है, मतलब वाइट होने चाहिए, क्रिश्चियन होने चाहिए और अंग्रेज़ी बोलने वाले होने चाहिए। तो अभी भी कोई जाता है विदेश, या फिर स्टूडेंट्स भी जाते हैं, तो बस नहीं जाते हैं, वो भी एक अलग चैप्टर है, वो कभी शायद आप पूछेंगे नहीं तो बता देते हैं थोड़ा सा, कि जो दूध कोई जाता है विदेश, ये सोच के नहीं जाता कि हम तो उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं। वो तो ये सोचता है कि भाई H1 मतलब वीज़ा के स्टेटस क्या है वहाँ पे सेटल करने के लिए, और सेटल करने ही जाते हैं। कोई आता नहीं है, क्योंकि पढ़ने में ऐसा क्या पढ़ा देंगे वो। लोगों के मन में ये भ्रम है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ऐसी अच्छी पढ़ाई होती है कि आदमी पागल हो गया। आप किसी अमेरिका की पढ़ाई लिखे वाले से बात कर लीजिए, या फिर अभी आपके एक दीनदयाल कॉलेज के से पढ़े हुए को बात करके देख लीजिए, चुपचाप बिठा के बात कीजिए इन दोनों से, आपको कभी नहीं लगेगा कि इसको ज़्यादा समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, ऐसा कभी नहीं लगेगा आपको। लेकिन लोग जाते हैं उच्च शिक्षा के नाम पे विदेश में कि भाई आई वांट टू गिव माय चिल्ड्रन द बेस्ट एजुकेशन करके भेज देंगे देश के बाहर। तो बात यही है कि वो तो चले जाते हैं ये सोच करके कि हम वहाँ बसेंगे, रहेंगे, अंग्रेज़ों के बीच में रहेंगे तो मुझे मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा भाई हम। तो ये मानसिकता तब से ही रोपी गई थी, जो जिसको अभी आजकल हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट बोलते हैं, कि भाई हम अगर उनके जैसे दिख जाएंगे, उनके जैसे रह जाएंगे, तो हमारी सफलता मानी जाएगी ये। तो उस सफलता के खोज में यहाँ से जाते हैं सब लोग, और वहाँ जाने के बाद में उनको इसलिए क्योंकि ना तो वो इंटीग्रेट थोड़ी करते हैं वहाँ पे, वहाँ के समाज के साथ। इसमें 90% लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं, 90 से भी ज़्यादा नहीं करते हैं। मतलब मेरे समय जो लोग गए थे उनके, अगर आप ऐसे उदाहरण के लिए बोलते हैं, मजाक में ही बोल रहे हैं, कि अगर आप उनके किसी फेसबुक पोस्ट को देख लीजिए या ट्वीट को देख लीजिए, 99% लाइक करने वाले इंडियंस ही हैं। लेकिन आप 40 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिकन दोस्त नहीं बने आपके, अमेरिकन फॉलोअर्स क्यों नहीं बने आपके? आप ऐसा क्या करते हैं? आप चावल दाल की तो बनाने की तरीका नहीं बता रहे हैं, आप तो कुछ नॉर्मल बातें कर रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे एडजस्ट नहीं किए हैं वो लोग जा कर के। उनके बच्चे कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो तो वहाँ जन्म हुआ उनका, और वो भी हम लोग उनको मजाक में ABCD बोला करते थे। ये बहुत नामी जानी हुई बात है, अमेरिकन बोर्न कन्फ्यूज्ड देसी, ये टर्म चलता है विदेशों में। हम लोग बोलते थे उन लोगों को जो कि बच्चे वहाँ पैदा ले, ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है। हाँ। मैंने नहीं बनाया ये, ऐसे चलता था ये। हाँ। क्योंकि ऐसे में वहाँ के लोगों को हम कहते थे कि भाई ये तो ABCD है यार, क्योंकि हम लोग यहाँ से जो गए थे तो मतलब अच्छे कॉलेज में पढ़ के बड़ी मुश्किल से GRE दिए और IIT पढ़ के गए, तब जा कर के हम लोग उतनी ही जगह पे पहुँचे जहाँ पे जन्म लेके ही पहुँच गया है। तो हमारे बराबरी नहीं कर सकते थे वो पढ़ाई में ऐसे भी, लेकिन वो लोग थे वहाँ पे, और उनके बोलने के तरीक़ा से हम लोगों का मज़ा आता था। वो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि भाई क्या इंडिया से आ जाते हैं और मतलब सब बोलना आता नहीं है, खाना आता नहीं है वगैरह। तो ऐसा चलता रहता था, कुछ विद्वेष नहीं था, लेकिन ऐसे ही उनकी ऐसे इसी तरह से उनको हम लोग वो ब्रांड करते थे कि अरे वो कौन है यार तुमसे जो बात कर रहा था, अरे वो इधर ही का ABCD है यार, वो ऐसा करके बात ही बहुत कॉमन है वहाँ पे। तो वो कन्फ्यूज क्यों है? क्योंकि वो घर में माँ उनसे बोल रही है कि अरे बेटे जान आना तो तुम ये करते आना, वही है ओके श्योर मॉम आई विल डू इट। तो ऐसे करके उनके घर की बातचीत ऐसी ही होती है। कन्फ्यूज इसलिए है कि कहीं से ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाए।
अभी न यहाँ के बन पाए न वहाँ के बन पाए। बातें करेंगे देश की कि हाँ भी वो भी क्या ज़माना था, हमने तो ऐसा करा था, फिर ऐसा किया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में फिर कुछ बताने को नहीं रह गया। तो हमने देखा था, ये बचपन में ही देख लिया था, बचपन नहीं बोलना चाहिए, जब हम शुरू में थे वहाँ रहते थे तभी हमें समझ में आ गया था। क्योंकि हम वहाँ पे एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस होता है जो कि सारे भारतीयों का नेतृत्व करते हैं। तो हम 27 या 28 या 29 साल की उम्र में हम इलेक्शन लड़ गए उसका, तो हम जीत भी गए बहुत बड़े वोट उसके अंतर से। तो अब जीत गए तो भाई सारे भारतीय को नेतृत्व करने का बोझ मेरे पे आ गया। बोझ ये कहें या ये उत्तरदायित्व। कौन से साल की बात है? ये है 93। 93। हाँ, और आप अमेरिका गए कब थे? 87, 87 87 में में गए गए थे। थे। हाँ, हाँ। तो 87 से 93 में तब तक एडजस्ट कर गए थे, समझते थे तो। और वहाँ पे भी मतलब अच्छा भाषण दे दो, दिखाओ कि भाई कुछ करने का जज्बा है, तो वोट मिल गया, तो जीत गया। तो अब अभी वहाँ पे इस कारण जो मेरी कमेटी के जो बाकी लोग थे वो सारे लोग तो मेरे से दोगुनी उम्र के थे। मतलब लोग तो ऐसे ही थे जो कि 30 साल 20 साल 25 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, और उनको पूरी स्थापित ढंग से रह रहे हैं। तो उन लोगों के बीच में रहने का मौका मिला। अकेलापन, उदासी, एडजस्ट नहीं कर पाना, बच्चे चले गए छोड़ के, तो एक जो द्वंद्व उनके मन में था। और खुशी की बात ये हुई कि आजकल तो हम दादागिरी करते हुए जाते हैं क्योंकि हमारे देश में उनसे अच्छा सब कुछ हो गया है। तो हम पे को कहते हैं कि यार अमिताभ तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने रिस्क ले लिया जा करके। हमने कहा मतलब रिस्क लेने तो नहीं गए थे, हम तो अपने घर लौटे थे। ये बात सच भी है। मुझे अभी कल इलॉजिकल लगता था कि हम विदेश में जाके रहने का कोई ख़ास कारण होना चाहिए। अम, सिर्फ नौकरी के लिए और देश में बस जाने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता था सोच करके। तो उनके मन में द्वंद्व रहता है और कभी भी कंफ्यूज अब तक हैं। और वो वही लोग कहते हैं ना कि वो बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन अंदर से वो ना कहीं बिलोंग नहीं कर पा रहे हैं वो। नहीं, पर आप मुझे ये बताइए कि कितने साल आप अमेरिका में रहे, और जब आप अमेरिका गए होंगे तो आपके घर के लोग भी बहुत प्राउड फील करते होंगे कि मेरे घर का बच्चा अमेरिका में है। क्योंकि जिस साल 87 में आप यूएस गए, उस समय तो अमेरिका जाने वालों की आबादी बहुत कम थी, इंडिया से बहुत कम लोग जाते थे, और उस समय अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, बड़ी बात तो थी। बड़ी बात आज भी है, पर आज बहुत ज़्यादा आबादी है। इनफैक्ट आज तो हम ये देखते हैं कि लोग वहाँ छठ मनाने लगे हैं और बहुत ही खूबसूरती से मनाते हैं। बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी वहाँ बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे अब तो जाति की कम्युनिटी भी वहाँ दिखाई पड़ती है। लोग एक दूसरे में शादी विवाह भी करने लगे हैं। इस तरह की भी बात सुनाई झा कम्युनिटी है, भूमिहार कम्युनिटी है। मतलब जिस तरीके से इंडिया में है उस तरीके से वहाँ भी है, और छठ का इतना अद्भुत सीन वहाँ नज़र आता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को विदेश में अपने देश की याद ज़्यादा आती है। एक तो ये है कि याद आए या ना आए, लेकिन अगर समझ लीजिए कि हम और आप नाइजीरिया में मिले, हम दोनों रह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? यार ऐसा कर, दिवाली में घर पे आ जा, हम डिनर बनाते हैं। तो आप आएंगे ना दिवाली में, और किसके घर जाएंगे आप? तो ऐसे करते हम दो ही हुए, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऐसे 40-50 हैं, ऐसे 200-400 हैं। तो छठ की भाई इस वर्ष तो छठ मनाना है, तो जा कर के गवर्नमेंट से अप्रूवल ले करके एक किसी पानी वाला जगह ले करके छठ मना लेंगे। तो ये तभी हो रहा था जब हम वहाँ पे रहते थे। जो हमारा जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन था, तो उस समय में हम लोग ऐसा ही काम किया करते थे कि लोगों की कम्युनिटी के आवाज़ के रूप में हम लोग आगे बढ़ते थे। सरकार और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को से इंटरेक्ट करना, उनको भारतीयता को प्रमोट करने का भी काम था मेरा। लेक्चर के लिए बुलाते थे हमको। तो ये तो नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। अब हम जब मुंबई में रहते थे तब भी, और बेंगलोर में भी, जो अमेरिका के रहने वाले लोग आए हुए हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनकी बहुत क्लोज कम्युनिटी है। हम भी 1-2 बार उनसे हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो वहाँ पे रह रहे थे, अन्य पर फ्रेंडशिप हुई थी उनसे। तो पता चला कि वो एक साथ जमा होते हैं तो 300-400 अमेरिकन एक साथ जमा हो गए। और सब लोग अलग अलग कंपनी में हैं, लेकिन यहाँ आकर के अपना वो मना रहे हैं, क्या बोलते हैं, टर्की वाला दिन। बिल्कुल, पर आपको आपके भीतर छोड़ने की भावना कहाँ से आई? वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़्यादा होंगी, फिर आप इंडिया क्यों लौटना चाहे? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, वहाँ बेहतर लाइफस्टाइल है, बेहतर सुविधाएं हैं, बहुत तरह का ज़्यादा करप्शन नहीं है, और लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान है।
तो फिर भी आप वहाँ इतने लंबे समय रहे, एफआईए में आप इलेक्शन भी जीत गए, तो आपके लिए तो जिंदगी और भी आसान हो गया होगा। फिर आप यहाँ आकर के स्ट्रगल करना क्यों चाहे? बस इसलिए क्योंकि आपके अंदर भारतीयता बची हुई थी, आपको अपने कंट्री से बहुत प्यार था, या आपको अपने संस्कृति से बड़ा प्यार था, इसलिए आप लौट आए? ये जो इंटेंस फीलिंग थी वो आपको लौटने के लिए मजबूर कर दी, या आपको ऐसा लगा कि जिस तरीके से बताया जाता वैसा कुछ है नहीं, कितने साल भी यहाँ रह लो यहाँ के हो नहीं पाओगे, यहाँ के लोग आपसे बात नहीं करेंगे, और जो बात भी करेंगे वो इंडियंस ही होंगे, यहाँ के लोग के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, इस तरह की बात आई आपके मन में? ऐसा नहीं था, कुछ भी इनमें से नहीं। काम वहाँ पे अच्छा था, मेरे पास वो वीज़ा वगैरह भी था हमारा, और भारत में कुछ अच्छा नहीं था ये भी हमें पता है, क्योंकि 90 के दशक में या फिर 10-15 साल पहले तक भारत में काम मुश्किल से मिलता था और अच्छा काम बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो ये बात हमें पता थी कि वहाँ पे तो नौकरी का आसान है। मेरा आने का कारण कुछ नहीं था ऐसा बहुत बड़ा राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक में प्रेम वगैरह ऐसा नहीं था। हमको अपनी माँ और दादी को अकेले नहीं छोड़ना था। तो इसमें मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा कि भाई ये देश या वो देश, क्योंकि मतलब वो दोनों अकेले थे, हम ही उनके साथ थे। तो हम कहे कि हम उनको छोड़ करके मतलब उनको ऐसे ही लटकने दें यहाँ पे अकेले, हम वहाँ क्या कर लेंगे ऐसा बहुत बड़ा। और इनफैक्ट सही बात है कि जो 99% भारतीय जो लोग रहते हैं वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बस जाते हैं ऑफिस में काम करके घर आके लौट जाते हैं और अपना घर पे बैठ के टीवी देखते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान टाइप्स। 1% लोग थोड़ा ज़्यादा सफल हैं, उनके 1% के एक सफल हैं, 1% जो हैं उनका नाम हम जानते हैं, जैसे सुंदर पिच्चई हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए। वैसे समझ लीजिए कि 1000 लोग हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनियों के बड़े पद पे हैं, लेकिन बाकी जो मिलियंस में 5 मिलियन 8 मिलियन जो अभी इतने सारा हो गया है वहाँ पे, वो लोग थोड़ी सब लोग उतने महान सफल कर रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई आईटी की नौकरी कर रहा है, कोई, तो सब लोग नॉर्मल के काम कर रहे हैं। तो मेरे में राष्ट्रवाद नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन ये तो हमें लगता था, हम कभी मान नहीं पाए कभी भी। हम तो ऐसा बोला करते थे उस समय में, लोग हमसे पूछते थे कि भाई क्यों जा रहे हो, तो हम यही बोलते थे कि सुनो तुम अपने घर के अपनी माँ के मास्टर बेडरूम में बड़े पलंग पे सोओगे कि बगल वाले घर के एयर कंडीशन घर में तुम ज़मीन पे सोओगे। ऐसा मेरे कहने का तरीका था उस समय में लोगों को, कि हम तो अपने घर में जाएंगे, छोटा घर होगा लेकिन हम वहाँ राजा बन के रहेंगे, और तुम दूसरे किसी के घर में ज़मीन पे रहे इसलिए सो रहे हो कि वहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो मेरे लिए वो नहीं अच्छा लगता था। हम तो ये कारण था हमारा ये सोचने का तरीका कि विदेश में रह करके वो, और ये बात थी कि हम चूँकि ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए थे, हमें भविष्य उनका दिख रहा था, मेरा भी जैसा उनका वर्तमान मेरा भविष्य होता ना, वो 50-60 के थे। हमें लग रहा था कि ऐसा ही ज़िंदगी जीनी होगी तो हम क्यों करें। और अच्छा रहा, मेरा करियर बहुत अच्छा रहा, तो हमें तो अभी कुछ भी वो नहीं है ख़राब लगा कि यहाँ आकर हमने गलती कर दी। तो यहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने ये लिखा है एक चैप्टर, 7वां खंड, ये हिंदी आखिर है किसकी। ये लिखने के पीछे आपका मकसद क्या है? वो एक चैप्टर है जिसमें हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, बाकी अब तक भाषा की बात नहीं, संस्कृति और विचारधारा की बात है, ट्रेडिशन और कल्चर की बात है, जो जिसको हिंदी के नाम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हमने जगह जगह लिखा है कि हिंदी का मतलब आप मैथिली, मगही, मराठी, गुजराती मान के चलो, अब हिंदी का मतलब जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं वो मान के मत चलो, तो इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियननेस। इस विषय में हमने कहा कि हिंदी जो है हमारी, जो भाषा के रूप में हम बोल रहे हैं, 2-3 बातें हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जैसा माइंडसेट हो सकता है, लोगों का सुनने के बाद कहेंगे ये गलत है, ये ऐसा है नहीं। हिंदी तो हमारा कोई कहता है 600 साल से पुराना चल रहा है हिंदी, कोई कहता है 1400 साल से चल रहा है। मेरे विचार में, और जो जहाँ तक जितनी हमने पढ़ाई की है, हिंदी बिहार में, आपको बताते हैं, पहले आप बिहार के हैं या फिर उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उस तरफ के लोगों को ले लीजिए, हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग हिंदी बेल्ट हैं। हमारी बचपन की बात छोड़ दीजिए, आज जा कर के लोगों से पूछिए, आप कहीं जाइए या बिहार में कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ के जा कर के अगर बीच शहर के छोड़ के ज़रा भी बाहर जाएंगे तो कोई आपको हिंदी बोलता नहीं दिखेगा आपस में। कोई मगही बोल रहा है, कोई अंगिका बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई बज्जिका बोल रहा है, भोजपुरी बोलने वाले भी बहुत हैं। ये 5 भाषाएं तो बहुत चल रही हैं, और हमारे यहाँ कुछ 5 डिस्टिंक्ट भी नहीं है, क्योंकि इसे कंटिन्यूसली फ्लोइंग चेंज। तो अब
उनसे पूछा जाए कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कि तो नाम नहीं पता, हम तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। कोई नहीं बोल पाए कि हमारी भाषा का नाम अंगिका है। वो पढ़े लिखे लोग उन्हें नाम डाल करके बोलते हैं। आप किसी गांव में जाके पूछिए तो नाम तोरो नाम की छोरे, वो क्या बोलेगा कि तोरो नाम की छोरे, तू कौन भाषा बोले छे रे, तो बोले कि हम नहीं जाने छिए, मतलब दिस इज भागलपुर की भाषा, मेरी वाली नहीं है ये। तो अंगिका अंगिका, तो अंगिका बोलने वाला नहीं समझेगा वो कि भाई हम अंगिका बोल रहे हैं, उसका नाम नहीं पता, तो हम लोगों ने उसको बोल दिया कि अच्छा वो हिंदी बोल रहा है। तो करते करते क्या हुआ कि हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये मत बोलो, शुद्ध हिंदी में ये होता है। तो हम लोग को सिखाया गया कि हमारी जो भाषा है वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध हिंदी वो है जो कि हम लोग को सिखाया जाता था व्याकरण की किताब में, और उसमें सिखाया जाता था कि आपको उसका उच्चारण आपका वाला गलत है। और हमको ये लगता था तब नहीं, बाद में, कि हम 5,000-7,000 सालों से ये भाषा बोली जा रही है। हम लोग जब रामायण की बात करते हैं, जो हमारी मिथिला रीजन की ही रामायण है, सीता जी, जनक जी, अब का सब कुछ अभी तक है। वो लोग क्या अबड़ा तबड़ा बोलते थे क्या? कोई तो भाषा बोलते थे, उसी भाषा को बोलते बढ़ते 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 अभी मैथिली बन गई। उसी मैथिली की तरह से एक रूप बांग्ला ले लिया, एक रूप उधर चला गया, एक रूप उड़िया चला गया है, ऐसे करके ही है। तो हम उसको हिंदी का एक सब्सिडरी मान लें, जो कि हिंदी का कोई अब 50 साल पहले तक कोई नाम निशान नहीं था। तो भारतीय भाषाओं को हिंदी के अम्ब्रेला के अंतर्गत डालने का जो बलपूर्वक दबाव दिया जाता है हमारे ऊपर में, कि भारतीय भाषाओं को हमने एक इसमें वो भी बनाया हुआ एक टेबल है, जिससे हमने कहा कि 50 भारतीय भाषाएं हैं जिनको हम रिसर्च करके निकालें, और भी रिसर्च करेंगे तो और भी अच्छे से निकल जाएंगे। 50 तो हमको जल्दी ही मिल गया, जिनको हम हिंदी भाषी बोलते हैं। लेकिन जो इसको अब आप हिंदी में बात करेंगे तो बहुत मुश्किल से जवाब दे पाएगा वो। हम जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, वो भी स्टैंडर्ड नहीं है। हम बोल रहे हैं, आप किसी और से बात कीजिए, पर मैं जो कह रहा था ऐसा करके बोलेगा वो। आप कहें कि वो दोनों में सही हिंदी कौन है? क्योंकि हिंदी का कोई परिभाषा है नहीं। व्याकरण को जानबूझ करके मतलब एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड व्याकरण बनाया गया है कि भाई हिंदी का व्याकरण बनाया जाए और उसी को लागू करेंगे हम, और बहुत ही इलॉजिकल है। बहुत सारे लोग, आप किसी भी हिंदी भाषी को ले लीजिए और उसको बोलिए कि तुम लगातार हिंदी ही बोलते चले जाओ, बहुत मुश्किल से बोल पाएगा। अटल जी भी नहीं बोल पाते उतने अच्छे ढंग से हिंदी, क्योंकि वो हमको विदेशी भाषाओं को लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी बेगूसराय चले जाएं या फिर आप अपने किसी कानपुर के गांव देहात में चले जाएं, वो लोगों को कोई विदेशी भाषा की ज़रूरत नहीं, वो लगातार बोल सकते हैं अपनी भाषा में जो भी बोलना हो उनको। तो क्या हुआ कि हम विदेशी भाषा हम हिंदी को कहते हैं इसलिए क्योंकि वो बहुत ही कृत्रिम भाषा है, बनाई गई है, और उसको हमने पूरा निकाला हुआ है हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन कि क्यों इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ाने की कोशिश की गई। क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता के समय में सबको लगता था कि एक भाषा कोई होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज, ऐसा करके नेशनल लैंग्वेज बाकी देशों में होता है, भाई एक नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल बर्ड है, नेशनल गेम है। अब पता इसकी ज़रूरत क्या है पता नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश की गई। तो उसमें लगा कि भाई उर्दू जो है वो सब जगह बोली जाती है, क्योंकि सब जगह मुस्लिम्स हैं वो उर्दू बोलते हैं। तो उसी उर्दू का थोड़ा सा अगर आप देवनागरी में लिख दो तो उसको हिंदी का, तो ये उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, जो कि इसलिए मैंने कहा कंट्रोवर्शियल होगा। लेकिन इतना तो हमें पता है कि हम जब पटना में रह रहे थे 2 साल, उसमें कोई भी हिंदी नहीं बोल सकता था, बड़ी मुश्किल से। जो बोलता था वो ऐसे ही बोलता था जैसे लालू यादव बोलते हैं। लगेगा कि हिंदी नहीं बोल रहा है, कि मगही बोल रहा है, कि भोजपुरी बोल रहा है, और हम उसको हिंदी बेल्ट मान के आते चले जा रहे हैं। अब बोलने लग गए हैं जैसे हम और आप बोल ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं था। तो हिंदी बेल्ट, तो हिंदी को थोपा जाता है, और इसीलिए दक्षिण के लोग विद्रोह भी करते हैं कि मेरी भाषा नहीं, तुम क्यों थोप रहे हो। और उत्तर के लोग विद्रोह नहीं करते क्योंकि उनको तो बता दिया गया पहले से कि भाई तुम तो जो है वो अशुद्ध हो, अशुद्ध ये है। नहीं, पर किसी देश का एक लैंग्वेज तो होना चाहिए ना, जो उसको आपस में बांध करके रख सके। और उसमें साउथ का रिजर्वेशन हिंदी को लेकर के कई बार सामने आया है। तो ऐसा दलील दिया जाता है कि वो इंग्लिश ही लैंग्वेज है जिसको लेकर के रिएक्शनरी नहीं होते, और इंग्लिश सबको एक साथ बांध देता है। इस तरह की दलील साउथ में कई लोग देते हैं। सभी देते हैं दलील, साउथ से ज़्यादा नॉर्थ के लोग नॉर्थ देते के हैं। देते हैं। तो मैं वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपने एक बॉलीवुड पे भी एक चैप्टर लिखा है,
और ये आपने लिखा है कि ये हैं मंगल ग्रह के चमकते सितारे, और साथ ही साथ आपने एक बिछड़े हुए परदेशी भी लिखा। मैं चाहूँगा इन दोनों के बारे में बताएं कि इसमें आपने कई सारे इंटरेस्टिंग बातें की हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ज़रा उसकी चर्चा कर दें कि ये मंगल ग्रह क्यों कहा आपने बॉलीवुड के लोगों को। मंगल ग्रह इसलिए क्या कि मतलब आप भी देखते होंगे कि जो बॉलीवुड है वो हमारे समाज से अलग है। वो पृथ्वी से नहीं, पृथ्वी से जुड़ा नहीं है। वो एक अलग ही है कल्चर। तो हमने दिखाया कि कैसे कैसे करके बॉलीवुड जो का रूप बना वो। और जब आप 30s 40s 50s में जाएं तो भले मराठी और बंगाली लोगों ने शुरू किया, लेकिन जो उसका जो मेन कल्चर था, जो लेखन का काम था, गाना हो या कोई भी हो, सब लोग दाहिने से बाएं लिखा जाता था। कभी भी डायलॉग भी लिखना हो और डायलॉग डिलीवरी के जो उच्चारण हो। हमने सबसे शुरू में ही लिखा है कि दिलीप कुमार लता जी को कहते थे कि भाई शुरुआत में कि तुम्हारी बातचीत में दाल भात की बू आती है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा इंडियन हो, तुमको मतलब थोड़ा सा ऊपर उठो, मतलब उर्दू और फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करो और उनका उच्चारण सीखो। हाँ, ये आपने लिखा है। ये हाँ, दिलीप कुमार कहा करते थे लता जी को। लता को जी को। जरा ये कहानी बताइए ये डिटेल में। कहानी मैं तो चाहूँगा मेरे दर्शक इस बात को जान सकें, सुन सकें। ये जानी हुई कहानी है, हमने भी सुना ही कहीं पे और फिर बाद में मैंने रेफरेंस वगैरह डाल के लिख दिया कि जब लता जी गाती थी तो मराठी हैं वो, और या मध्य प्रदेश मराठी जो भी जो रीजन ले ली, लेकिन उनको मराठी की तरह से ही गाती थी वो। अब उर्दू गाने उनको लिखे जाते थे जिसमें बहुत ख और ग और ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है, और शब्द भी विदेशी ही होते हैं। और विदेशी शब्दों को आप भी अगर अंग्रेज़ी बोलेंगे तो आप तो अमेरिकन की तरह नहीं बोल पाएंगे। तो लता जी भी उसी तरह से अगर कोई फ़ारसी वर्ड को बोलेंगी तो वो तो फ़ारसी की तरह नहीं बोल पाएंगी। तो हमारे यहाँ में माना जाता था कि अगर मूवीज़ में काम करना है तो आपको फ़ारसी शब्दों का उच्चारण उर्दू बोलें, लेकिन उर्दू में वही शब्द ही हैं जो फ़ारसी हैं, जिनके उच्चारण में हमें कठिनाई होती है। तो उन उच्चारण करने में अगर आपको दिक्कत होती थी तो दिलीप कुमार कहते थे लता जी को कि भाई आपके बातचीत में दाल भात की बू आती। दाल भात मतलब जो भारतीय लोगों का रोज़ का खाना है। और भात के बारे में मैंने 4 पेज लिखा है इसके ऊपर में, वो अलग कहानी है, वो समय नहीं मिल पाएगा शायद। लेकिन दाल भात की बू आती है मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंडियन हो तुम, तो थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने आप को। तो ये मानसिकता रही उनकी। और फिर अब लता जी का तो अभी प्रैक्टिस किया उन्होंने, किसी कोई खां साहब के पास गई और उन्होंने उच्चारण सीखा, और तो उसके बाद में तो सारे गाने आपने सुने ही हैं। उच्चारण पूर्ण रूप से वैसा हो चुका जो फारसी शब्दों का होता है। या तो एक तो ये कहानी लिखी, और दूसरी कहानी जिससे मिली जुड़ी है वो मुझे ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं। उसका रेफरेंस हमने ढूंढ के डाला हुआ है उसमें कि एक प्रोग्राम में जज बन करके सलमान खान गए, और सलमान खान ने जाकर के पूछा कि उसमें विदेश के भी लोग गायक आए हुए थे, उस सारेगामा जैसा कोई प्रोग्राम था शायद। तो वो जज बन के जब सलमान खान गए तो सलमान खान ने बोला कि अरे भाई तुम ज़रा इधर आना, भाई तुम कहाँ के हो। उसने कहा कि मैं कराची का हूँ या लाहौर का, कुछ ऐसा बताया। तभी तो तुम्हारी लफ्ज़ बहुत साफ़ है। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था सोच करके, ये सब शायद 15 साल पुरानी बात हो गई हो, ये अभी की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि ये 15 मतलब ये साफ़ ज़ुबान जो है और उसके निर्णायक सलमान खान हैं, और ये साफ़ ज़ुबान है वो पाकिस्तान के लोगों की साफ़ ज़ुबान है। और हमारे जो यहाँ पे जो लोकल लोग जगवार हैं, जो महाराष्ट्र बिहार के दक्षिण के हों, उनकी भाषा उनकी ज़बान साफ़ नहीं है। तो साफ़ ज़बान की परिभाषा जो हुई हमें समझ में आ गया उस समय में कि भाई हमारे बॉलीवुड में जो साफ़ ज़ुबान किसको बोली जाती है। और ये शुरू से ही रह गया है। जैसे हम अभी जितने भी अच्छे अच्छे गाने आपने सुने हैं ना, सब उर्दू में लिखे गए हैं, वो हिंदी में लिखे ही नहीं गए। तो उनका प्रोनाउंसिएशन हो, उनका तरीका, आपको डायलॉग पढ़ना था तो पहले आपको उर्दू में पढ़ लिया जाता था पढ़ के। अब क ख ग में नहीं लिखा जाता था, कभी नहीं। सारे लोग ऐसे ही लिखते थे, और जो लोग लिखते थे उनके सभी नाम भी हमने लिखे हैं। करीब 20-25 नाम हमने डाले हैं जो लोग लिखते थे, सब ऐसे ही लिखते थे। तो उसके कारण जो बॉलीवुड का जो की संस्कृति, उनका मानसिकता और लोकल भारतीय गाँव के लोगों के प्रति जो विचारधारा बनाई गई, वो थोपी हुई विचारधारा बनाई गई, जो ये बहुत कॉमन है आजकल। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जो ठाकुर होगा वो रेपिस्ट ही होगा, जो मंदिर का पुजारी होगा वो भी रेपिस्ट ही होगा, या कुछ ऐसे ही लोग होंगे वो। मतलब
एक सेक्स को यूज़ करके हमारे समाज को नीचे दिखाने की एक धारणा बनाई गई हमारे ऊपर में लगातार, और बॉलीवुड में उसको प्रचारित किया गया। और लड़की भाग रही है, किसी पंडित जी से भागती हुई जा रही है और तुरंत पहुंच गई, एक फादर मिल गया, टकरा गई, बोले कि माई चाइल्ड आई विल सेव यू करके ले गया है, अपने आप उसको बचा लिया, रख लिया। तो ये जो, या फिर उसी तरह से एक फ़कीर मिल जाता है, वो कहता है तू बंदे खड़ा हो जा, मैं मतलब कुछ ऐसा उसको हेल्प करता है। तो ये मानसिकता, ये रिलीजन की बात है इसमें, रिलीजन की बात है इसमें, लेकिन रिलीजन से ज़्यादा कल्चर की भी बात है कि हम ऐसे लोगों को, इसीलिए मेरा विद्रोह शुरुआत में मेरा यही रहा है कि शहर के जो लोग हैं जो सोकॉल्ड अंग्रेज़ी मीडियम बन गए, वो भारतीय गांव के प्रति इतनी हीन भावना क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो सच में जाके गांव में रह के आए हैं, कुछ देखा है, वो बनाया जा रहा है उसके ऊपर में, क्योंकि वो लोग डिफेंड ही नहीं कर सकते। तो मेरा, हमको यही लगता है कि हमें उनको डिफेंड करना है कि वो गांव के लोग हैं, कुछ नहीं, उनको समझ भी नहीं आता कि उनके बारे में लोग क्या धारणाएं रखते हैं। अरे ये गाँव तो हमने 15-20 चीज़ें डाली हुई हैं इसी में कि भाई धारणा ये है लेकिन सच ये है। क्योंकि हम शुरुआत में ही, एक और इंटरव्यू हुआ था तो हमसे पूछा गया था कि आप अपने शुरुआत में ही जो आपने थैंक्स बोला है या फिर आपने जो समर्पण दिया है वो अपने दादी को दिया है, दादी को क्यों? तो हमने कहा दादी, मैंने लिखा हुआ है कि समर्पण किताब समर्पित अपने दादी को करते हैं जिनके आंखों से हमने 150 साल पुराना भारत देखा। दादी हमसे बहुत बड़ी थी, 100 साल की थी तब उनका डेथ हुआ, और वो अपने पिताजी से सुनी तो उनको फर्स्ट हैंड मान सकते हैं, माता पिताजी से सुने वहाँ फर्स्ट हैंड है। तो उनका जो देखा हुआ, उनका बोला हुआ, और तो वो उसी समाज में बड़ी हुई हैं, तो वो जो कह रही हैं वो बना के नहीं बोल रही हैं, उनके पास कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। बोलती कि हमारे हम तो ऐसे होता था, ज़मींदार के घर में पहले लड़की जाती थी, बोले कि नहीं वो तो आई थी तो पहली दिन तो फिर ज़मींदार जो था वहाँ का उसके घर में गई और फिर अगले दिन घर पे आएगी। तो शी टोल्ड मी विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ पॉलिटिक्स, कि भाई नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलती थी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा था। वही एक और वो बोली हुई है कि भागो भागो मुगल आया करके आते थे, घुड़सवार लोग आते थे, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, टक डड़क डड़क करके आते थे, और गांव की जो लड़की मिल गई उठा के ले जाते थे, फिर बेच देते थे या दासी बना लेते होंगे, सेक्स स्लेव वगैरह। ये सब फर्स्ट हैंड है दादी का। दादी के हम लोग भाग के छुप जाते थे कहीं भी, जैसे पता चलता था, हल्ला हो जाता था कि भागा भागा मुगल अलई करके, तो फिर छुप जाते थे हम लोग, और उसके बाद में कंफर्म होता था कि वो जाके अगले गांव से आगे बढ़ गए हैं तो फिर हम लोग निकलते थे। तो ये फर्स्ट हैंड स्टोरी हमने सुनी हुई है, दादी की कहानी है ये। तो इसीलिए गांव में रहने से गांव के लोगों के बारे में जो मानसिकता पहले तो बनाई इन लोगों ने कि वो कन्वर्ट नहीं हुए, पहले भाषा कन्वर्शन नहीं हुआ, रिलीजन कन्वर्शन नहीं हुआ, और कल्चर कन्वर्शन भी नहीं हुआ उनका। तो सुपीरियर दिखाने के लिए अपने आप को उनको हम दबा देते हैं। अरे गंवार है क्या, उसको क्या मतलब, उसको गंवार आदमी है तो गंवार बोल देना, अनपढ़ बोल देना, अनपढ़ गंवार तो बहुत कॉमन है। और हमने ये एक जगह, खैर वो जंप कर रहे हैं हम, लेकिन वो आप हमेशा दिखेंगे कि जो नौकर होगा वो हमेशा गमछा लेकर के धोती पहन के रहेगा। और एक साहब बड़ा आदमी आया, अरे भाई कहाँ मर गए सब, कोई है? तो बोल के साहब हम आए रहे हैं, वो भोजपुरी बोलता हुआ आएगा। नौकर हमेशा भोजपुरी बोलता हुआ आएगा सामने में मूवीज़ में। तो गांव के लोगों को नीचे के हैं वो, दे डिज़र्व टू बी लो, ऐसा मानसिकता करके हमारी मूवीज़ में दिखाया गया है। और उसके करते करते हमारा ऐसा भ्रम भी बैठ गया है हमारा कि सच में ऐसा होगा। जब गाँव में जाके बात कीजिए, हमने किताब में भी लिखा और ऐसे भी आप बता रहे हैं आपको कि हम गांव में जितना ज़्यादा हम ओवरवेल्म हो जाते थे दूसरों की नॉलेज से, हमको तो शहर वाले नहीं कर पाए हैं उतना। हम गांव में हमको मेरा क्लासमेट भी था, वो हमने एक चैप्टर में लिखा भी है कि मेरे 2-3 क्लासमेट ऐसे थे, इतने तेज़ पढ़ने में कि जो मुश्किल से होती थी हमको कुछ भी वो तो अलजेब्रा जो भी पढ़ते थे गांव में, कैलकुलस नहीं था तब, मतलब अलजेब्रा या ऐसे करके अंकगणित वगैरह। तो हम सोच रहे कैसे बनेंगे कैसे करेंगे, और मेरा दोस्त था करके सुना ना बता भी चाहिए तरह ऐसे करके वो फट से कर दे देगा वो। एंड आई वाज लाइक, ओह इतना तुमको कैसे इतना आसानी से कर लिए। वो आदमी अभी भी हल चला रहा है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अंग्रेज़ी नहीं सीखी। जो अंग्रेज़ी सीख गया वो उनको आके ऑर्डर दे रहा है। तो यही हमने लिखा इसमें कि हमें तो माफ़ी मांगने का मन करता है अपने उन दोस्तों से। बहुत बुरा लगता है मुझे कि हमको उतना ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए जितना मिला है, और सिर्फ अंग्रेज़ी के कारण मिल गया है। तभी तो हम या तो बुक लिख पाए वो भी अंग्रेज़ी में, या फिर विदेश गए और ये किया वो किया बाई चांस, क्योंकि हमें बलपूर्वक अंग्रेज़ी में फोर्स कर दिया गया, करते करते हम सीख गए। वो लोग डर के मारे आए नहीं कि अंग्रेज़ी हमारा से ना होते, तो करके वो रह गए। तो हमारे देश में 1 करोड़ लोगों को, हमने यही लिखा हुआ है कि भाषा के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम लोगों से, उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण 1-1.25 1 सवा करोड़ लोग हैं
जो दबे हुए हैं अभी तक, अपनी प्रतिभाओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और सिर्फ 10% लोग जो हैं उसी में से हमारा भारत ऊपर से नीचे आपस में कबड्डी खेल रहे हैं वो लोग। तो अमिताभ सत्यम जी ने इस किताब के बारे में जितनी खूबसूरती से सारी बातें बताई हैं, यकीन मानिए इसका हर चैप्टर, हर शब्द आपको ये सोचने को मजबूर कर देगा कि ये किताब कितनी प्रासंगिक है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको पढ़ करके आप बड़े ही आसान तरीके से आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं इस किताब को खुद पढ़ा और उसके बाद मुझे लगा कि अमिताभ सत्यम जी जो बहुत सारी बातें कह रहे हैं उसमें कितना दम है और कितनी सच्चाई है। क्योंकि एक गांव से उठने वाला व्यक्ति जब 40 देश को भ्रमण करता है और उसके बाद उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि द हिंदी मीडियम टाइप्स, ये जो बातें चलती है और कैसे हीन भावना को भरा जाता है लोगों में, और फिर ये कैसे लोगों को हीन भावना से ग्रसित कर उसे सालों पीछे धकेल देता है। और यकीन मानिए यही वजह है कि इस किताब के बारे में और इस किताब के बारे में चर्चा करने वाले कुछ ऐसे नाम हैं जिन नाम को मैं ज़रूर यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। H.C. वर्मा, फिजिक्स जो भी पढ़ता होगा और जिसे भी IIT पास करने की इच्छा होती है वो H.C. वर्मा को ज़रूर पढ़ता है। आप संजय दीक्षित, आपने सुना होगा, चेयरमैन ऑफ जयपुर डायलॉग्स, IAS ऑफिसर हैं। R.S. शर्मा टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे हैं, IAS रहे हैं, बिहार कैडर के IAS रहे हैं। और आप जान लीजिए ऐसे कई सारे नाम हैं। साधना सिंह, आपने एक पिक्चर देखी होगी नदिया के पार, नदिया के पार का अपडेटेड वर्जन कहा जाता है हम आपके हैं कौन। साधना सिंह ने भी इस किताब के बारे में जो तारीफ लिखी है वो काबिल तारीफ है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके बारे में आप ये सोचेंगे, वो चाहे पद्मश्री हो, चाहे मालिनी अवस्थी हो, संदीप सुदर्शन हो, प्रदीप भार्गव हो, ये सारे IITians हैं। इन सब ने इस किताब की ज़बरदस्त तारीफ की है। संक्रांत सानू है फाउंडर एंड CEO ऑफ गरुड़ा प्रकाशन। तो आप देख लीजिए ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस किताब के बारे में ज़बरदस्त बातें कही हैं। सवाल वही है कि द हिंदी मीडियम टाइप्स पढ़ करके लोग अपने आप को बड़ी आसानी से कनेक्ट करते हैं और एक बात सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या अंग्रेजी सीखने के चक्कर में हम कहीं रियल मेरिट से, सच्चाई से कोसों दूर तो नहीं भाग रहे हैं। क्योंकि मैं इनकी तरह 40 देश नहीं घूमा हूं, लेकिन अमिताभ सत्यम जी एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि आप कोई भी कंट्री चले जाइए सिवाय 3-4 कंट्री के जहां पर कॉलोनियल माइंडसेट ज़्यादा प्रिवेल करता है, वहां पर आप अंग्रेजी लैंग्वेज का इस तरीके से दबदबा नहीं देखेंगे। और एक बात और कहते हुए ये भाव विह्वल हो जाते हैं कि इनके गांव में कई ऐसे इंटेलिजेंट लड़के थे जो सिर्फ अंग्रेजी नहीं सीख पाने की वजह से अभी तक हल चला रहे हैं मिजरेबल कंडीशन में। तो सच्चाई ये है कि क्या अगर हमें अपनी ही जुबान में बहुत कुछ सिखाया जाए तो सचमुच हमारा देश महान होगा, सचमुच हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि ऐसा जापान के लिए भी कहा जाता है, ऐसा चीन के लिए भी कहा जाता है, ऐसा फ्रांस के लिए भी कहा जाता है, ऐसा जर्मनी के लिए भी कहा जाता है कि ये लोग अपने ही लैंग्वेज में सोचते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, अपनी किताबों को लिखते हैं। इसलिए जिस तरीके से हमारे लैंग्वेज को पीछे छोड़ा गया, हमारे भीतर हीन भावना को दर्शाया गया है, उसका बखूबी चित्रण अमिताभ सत्यम जी ने इस किताब में की है। तो इस खास पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की और अपना तमाम अनुभव साझा किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना बहुत चाहूँगा। बहुत आभारी हम आपके हैं, आप हमको बुलाए और इस विषय पे बात करने का मौका दिया। ये विषय ऐसा है कि अगर आप जैसे लोग समझ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बात सच है, और ऐसे बाकी लोगों तक भी बात पहुँचे ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं, हम पर शासन क्यों करोगे तुम। इस बात में थोड़ा सा विद्रोह लाना पड़ेगा हमारे देश में कि भाई भाषा के आधार पे हमें विद्रोह करना पड़ेगा, कि अब विदेशी भाषा का प्रकोप हटाना पड़ेगा हमारे यहाँ से। चलिए, तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। ओके।